प्रकार से एक परिवार में आय बढ़ने पर समस्त जो सदस्य हैं उनके कल्याण में या उनकी पढ़ाई या शिक्षा पर कर्ज ज्यादा किया जा सकता है। उसी प्रकार एक देश में भी बढ़ने जो सर इकोनॉमी बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी। सर अभी $2600 है, वो सर अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होने से होगा क्या कि जो सामाजिक सुरक्षा के सर पहलू है उन पर अधिक खर्च किया जा सकेगा। अच्छा, इंडिया का जीडीपी कितना है अभी? सर जीडीपी 2.83 लाख करोड़ है अगर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखें सर नॉमिनल वैल्यूज पर, और सर अगर स्थिर पर देखें तो 1.59 लाख करोड़ है। जीडीपी रैंकिंग में इंडिया का कौन सा नंबर होगा? सर 5th नंबर है। 5th नंबर जी सर। पर कैपिटा इनकम का क्या मायना है? सर पर कैपिटा इनकम में हम कोई भी देश की नेशनल इनकम निकालते हैं और उसमें सर जो मीन ईयर में जो देश की जनसंख्या है किसी भी इकोनॉमिक ईयर के मध्य में जो देश की जनसंख्या है उससे भाग करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति को कितना मतलब पैसा उसके हिसाब आ रहा है तो ये सब पर कैपिटा है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है? सर लगभग $2600 पर ईयर। $2600 पर जी ईयर? सर, प्रति व्यक्ति पर। श्योर? $2600? $2600 पर ईयर? सोच के बताओ, आर यू श्योर? दोबारा सोचो। बीबीएल का क्या क्राइटेरिया है? बिलो पॉवर्टी लाइन अपन जो मानते हैं, गरीब जिसको बोलते हैं बीबीएल, वो किस रेंज के नीचे वाले लोगों को माना जाता है? सर इसमें ऐसे व्यक्ति जो अपनी मूलभूत जो जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं उनके लिए भी जिनके पास पैसे नहीं है उनको बीपीएल माना गया है। सर इसमें विभिन्न समितियां बनी है। सर जो सुरेश तेंदुलकर समिति बनी है उनके हिसाब से सर ₹987 तो ग्रामीण और सर आई थिंक ₹1407 शहरी, ऐसा सर मैं एग्जैक्ट ध्यान नहीं कर पाता, ये सब पैमाना है। लेकिन सर हाल में जो मल्टी पावर डायमेंशनरी इंडेक्स है सर पॉवर्टी का, उसमें सर इसमें और भी चीजें शामिल की गई हैं। राजस्थान में मिनिमम वेज रेट कितनी है? सर मैं श्योर नहीं हूँ, 273 किलोमीटर। नरेगा में कितना पेमेंट मिलता है श्रमिक को? सॉरी सर। नरेगा स्कीम का नाम सुना है? जी सर। क्या है नरेगा? सर महात्मा गांधी नेशनल गारंटी इनकम एक्ट है जो 2005 में पारित हुआ है, जिसके तहत देश के प्रत्येक परिवार को कि एक सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। राजस्थान में सर हाल ही में इसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है साल सर। और सर ये रोजगार की गारंटी देता है, इसलिए विशिष्ट एक्ट है अपने आप। बेसिक फीचर्स बताओ इंडियन इकोनॉमी के। सर इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर्स तो सर पहला तो ये है कि इंडियन इकोनॉमी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरा ये है कि पीपीपी के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और सर अभी थर्ड ये है कि भारत अभी विकासशील और विकसित देशों में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाले कंट्रीज में से एक है, इसकी 7% के लगभग सर ग्रोथ रेट है। और सर जो IMF का प्रोजेक्शन है वो भी इतना ही है, जो अन्य किसी भी जो विकासशील विकसित देश है उनसे ज्यादा है सर ये। और मिक्स्ड इकोनॉमी है, पॉपुलेशन, जी सर। अनएम्प्लॉयमेंट सर एक जी सर समाजवादी अर्थव्यवस्था है सर भारत की। इसमें सर पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों के कुछ सिद्धांतों को शामिल किया गया। लोकतांत्रिक समाजवादी अर्थव्यवस्था है सर, इसमें राज्य का कुछ हस्तक्षेप रहेगा। ग्लोबलाइजेशन, एंटी ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हैं? सर वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विश्व के सभी देश एक परिवार की तरह या एक इकोनॉमिक तरह का आपस में जुड़ते हैं, जिनमें कुछ वस्तुओं के आदान प्रदान से या एक वस्तु का जो देश उत्पादन कर रहा है उसका प्रभाव दूसरे देश पर भी पड़ेगा। और सर डीग्लोबलाइजेशन से मेरा तात्पर्य यह है कि कोई भी देश जो अपनी इकोनॉमी को बंद करना चाहता है या केवल एकीकृत इकोनॉमी रखना चाहता है, अन्य देशों के साथ लिंक नहीं करना चाहता सर, ये डीग्लोबलाइजेशन। आपने हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ा? सर मैंने हिस्ट्री एग्जाम के हिसाब से पढ़ा है, लेकिन सर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, आपने सुना? जी सर। उस टाइम पे ये हुआ था कि आम पब्लिक जो है फॉरेन के जो कपड़े जलाना, होली जलाना शुरू कर दिया था। एक तो वो सोच था और एक अभी सोच है कि होल वर्ल्ड इज वन। जी सर। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? कंपैरिजन करें, वो सही था या ये सही है? सर ये दोनों परिस्थितियां मेरा ये मानना है कि अपने समय के हिसाब से दोनों सही थी। उस समय सर इसलिए जरूरी था कि हम अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और हम ये दिखाना चाह रहे थे हमारे कच्चे माल से जो बने हुए जो पक्का जो सर मुख्य माल है उसको सर हम इस हिसाब से नहीं अपनाएं कि ब्रिटिश इकोनॉमी को फायदा हो। लेकिन सर वर्तमान विश्व में देखा गया है कि पूंजीवादी सर कहीं ना कहीं दुनिया की सच्चाई बनती जा रही है। वो सर पूर्णतः पूंजीवादी नहीं है, लेकिन सर जो भी सक्सेसफुल कंट्रीज हैं विश्व के स्तर पर वो सर पूंजीवाद की तरफ है। तो सर हमें इसके लिए LPG नीतियाँ लानी पड़ी 1991 में, और सर अभी के हिसाब से मैं इसको सही मानता हूँ। अब ये फार्मर एजिटेशन हुआ था 2 साल पहले। जी सर। क्या उसका बैकग्राउंड था, क्या डिमांड्स थी और क्या ओवरऑल सिनेरियो बता दीजिए, क्या आपका क्या उसमें जी
सर सरकार 3 कानून लेकर आई थी। पहला कानून था सर कृषि उपज व्यापार और निर्यात संवर्धन एक्ट था सर। उसके माध्यम से सर सरकार ने क्या कहा था कि किसान जो एपीएमसी मंडी है उसके बाहर भी सेल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सर किसानों का इसके ऊपर विरोध ये था कि एपीएमसी के बाहर सेल करने से एपीएमसी मंडियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और प्राइवेट जो लोग हैं वो कार्टराइजेशन करके किसानों को परेशान करेंगे। सर दूसरा लॉ है वो था सर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित था, जिसके तहत सर कोई कंपनियां हैं वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किसान उत्पादन करेंगे, उनसे पहले वो इंसेंटिव मिलेगा किसानों को, उस उत्पादन करेंगे और फिर कॉन्ट्रैक्ट की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर की सर इसके ऊपर वो बाद में से बिजनेसमैन खरीदेंगे। इस पर सर किसानों की आपत्ति थी कि कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से किसानों को जो किसान अधिकतर सेक्शन जुड़े हुए नहीं है तो उनको परेशानियां होंगी बाद में। वो सर एक आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम था, उसको लेकर था सर 1956 में मुझे संशोधन लगता है फार्मर फ्रेंडली थी, जो भी स्कीम थी फार्मर फ्रेंडली थी, उनके हित में थी। सर इसमें मेरा ये मानना था कि गवर्नमेंट की जो मंशा थी वो सर कहीं ना कहीं नीतियाँ भी थी। सर मेरा पक्ष माने तो मुझे सर किसानों के थोड़ा पक्ष में लगती है वो, लेकिन सर उसमें कुछ लूप होल्स थे, मुझे लगता है कि उनको खत्म किया जाना चाहिए सर। जैसे मैं बताना चाहूँगा सर जो पहला एक्ट है उसमें सर केवल एसडीएम कोर्ट को सर अमान्य दिया गया था, लेकिन सर जो सर कंपनीज हैं वो सर एसडीएम को वित्तीय रूप से किसी अन्य प्रलोभन के माध्यम से अपनी तरफ कर सकती हैं। तो सर ये उसमें कंसर्न था। और सर मेरे हिसाब से एक बार किसानों को जो सभी स्टेक होल्डर हैं उनको बिठाकर इनको किया जाना चाहिए था सर। नियम बनाने में सरकार की तरफ से मेरे हिसाब से स्टेक होल्डर आपने देखा सुना होगा उसमें तो गवर्नमेंट ने बिठाया भी था, कमिटमेंट भी दिया था कि जो भी आवश्यक संशोधन है हम हमारे स्तर से करेंगे जी। तब भी गवर्नमेंट को स्टेप डाउन होना पड़ा, अपना लेना पड़ा। जी सर। क्या रीजंस रहे? सर रीजन ये रहे कि किसान अपनी बातों पर अडिग थे मेरे जहाँ तक मानना है। और सर किसानों का मानना था कि एक बार दोबारा ही नियमों को नए सिरे से बनाया जाए, ना कि इनमें संशोधन किया जाए। संशोधन हमारे फेवर में नहीं है। उसका ये तो तरीका नहीं है कि हाईवे पर रोक के आप मान लीजिए कि एसडीएम है कोटपुतली में जी सर। और फार्मर एजुटेशन या कोई भी एजुटेशन रास्ता रोक के किया तो हमारी मानो जी। और ये हम फिर ये करते हैं चक्का जाम। अब क्या करेंगे ऐसे सूरत में? सर मैं ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो सर घटनास्थल पर पहुंचूंगा, धरना दिया जा रहा है। और सर मैं कोशिश करूंगा कि सर जो मेरे से जुड़े हुए वहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप भी पहुंचिए। सर ऐसी कोई बात होती है तो मैं प्रारंभिकता ये समझाऊंगा भीड़ में सर कुछ लोगों को मेरी तरफ लेकर मैं कहूँगा कि सर 5 लोग मेरे से बात करें। सर मेरा ये समझाना होगा कि धरना आपका अधिकार है, आप दीजिए, लेकिन ये इससे सर जो रोड सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो रहा है और परिवहन नहीं चल पा रहा है तो आप अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से उठाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप धरना देकर बैठे और उसमें मान लीजिए भीड़ तंत्र में आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है जी, ना बात करने को तैयार है जी, जैसा कि हुआ था, जी तो सर। क्या करेंगे? सर पहले तो सर जैसा वो मुद्दा हुआ था फार्मर मूवमेंट वाला, तो सर उसमें मैं मेरे हायर ऑफिशियल से बात करूँगा, क्योंकि सर अगर वो तो सर बड़ा मूवमेंट था और सर उस टाइम भीड़ में एकाएक सर बल प्रयोग जैसी घटनाएं भी नहीं की जा सकती अगर वो बैठे भी हैं तो। सर इसमें मैं मेरे सीनियर्स की गाइडलाइन लूँगा और सब प्रॉपर है, इसमें एक नई उसके घटना के हिसाब से एसओपी बनाएंगे कितना सेंसिटिव होता है। सर अगर सामान्यता कोई भीड़ बैठी है और अगर इतना बड़ा मूवमेंट है तो सर उसमें मेरे हिसाब से अंतर किया जाना चाहिए। अंदर किया लॉ एंड ऑर्डर में स्ट्रिक्ट होना सर चाहिए। अंतर किया जाना चाहिए। अंतर किया जी सर। उसको सर सेंसिटिव होगा तो सर उसको उस हिसाब से पहले बल प्रयोग ना करते हुए आपसे सामंजस्य से बात रास्ता निकल जाए सर, बहुत बेटर है। तो बल प्रयोग तो इसमें भी ज़्यादा नहीं किया था, जी सर। बहुत पेशेंस रखा था गवर्नमेंट ने, फिर भी गवर्नमेंट कामयाब नहीं हुई। लेकिन सर इसमें किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी वहाँ, तो सर उनको डिस्टर्ब एक बार सर अगर वहाँ लाठीचार्ज ऐसी घटनाएं की जाए तो सर ऐसे सेंटिमेंट्स उनके सर किसानों के हर्ट होते हैं। ये सब इसका गवर्नमेंट मायने तो ये हुआ कि यहाँ पे जैसे कोई रैली में अगर 2 लाख की रैली होगी जी, तो चाहे जो अपनी डिमांड रेज करेंगे या तो पूरी करो, नहीं तो हम ये करेंगे शहर में, तो क्या सही है? नहीं सर मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है सरकारी किस तरह से आप संपत्ति। हैंडल करोगे अगर आप एसडीएम हो इस तरह के एरिया में? सर ऐसा हुआ है तो मैं सर सबसे पहले तो वही सर मैं जल्दी से जल्दी घटनास्थल पर पहुंचकर वहाँ के लोगों से बात करूँगा। और सर अगर मेरे को सिचुएशन बिगड़ती हुई दिख रही है तो सर मैं मेरे डीवाईएसपी से बात करूँगा जो भी फोर्स के साथ पहुँचे, और सर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शांतिपूर्वक मामला सुलझे। फिर सर मेरे हायर ऑफिसर से बात करूँगा कि सर ऐसी आप तो शांतिपूर्वक रहोगे, वायलेंस तो दूसरी साइड से आजकल होती है, पत्थरबाजी और उनको सर मुझे लगता है सर अब क्या करेंगे? मुझे लगता है सर भीड़ में सभी लोग सर वो केवल मोब के साथ नहीं रहते, कुछ लोग सर समझदार भी रहते हैं, मैं उनसे सर बात करने की कोशिश करूँगा। और सर अगर हालात बिल्कुल बिगड़ते हैं तो सर मैं उनमें से सर जो नेता हैं पहले उनको डिटेन करूँगा और सर फिर उनके बाद में। आप सही कह रहे हैं, भीड़ में कुछ लोग समझदार हैं पर बदमाश भी कुछ ही लोग होते हैं। जी। 1000 की भीड़ में 10 लोग ही बदमाश होते हैं, जी वही सर। पत्थरबाजी शुरू करते हैं। जी उस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं? सर अगर सब पत्थरबाजी शुरू कर ही देते हैं तो सर फिर मैं पहले सर उनको एक बार घोषणा करूंगा मेरे इंटेंट की कि ऐसा करना सही नहीं है, और सर फिर मैं जो प्रक्रिया है पहले सर जैसे वाटर कैनन है या हल्का लाठीचार्ज है
वो करूंगा, तीसरा उनसे बात करूंगा, ये समझाऊंगा कि ये समाधान नहीं है और आपकी बात प्रशासन और सरकार मानने को तैयार है, मैं आपकी बात को सरकार तक पहुंचाऊंगा। उस अगर कोई ऐसी मांग होगी तो मैं सर दूरभाष के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा प्रत्याशी। यूपी का बुलडोजर मॉडल के बारे में पढ़ा है आपने, सुना जी है? सर। वो कैसा सोल्यूशन लगता है आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स? सर मुझे वो एकमात्र सॉल्यूशन नहीं लगता और सर मैं उससे पूर्णतः सहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि सर भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सर ऐसा करने से सर कहीं ना कहीं राजनीतिक अराजकता की समस्या आती है। सर अगर करना भी है ऐसा तो पहले मेरा मानना है कि सर एक लॉ लाया जाना चाहिए और सर रूल ऑफ लॉ का पालन होना चाहिए कहीं भी, ऐसा मेरे आपका नया कोटपुतली जिला बना है, जी सर। उसमें पर्यटन की क्या संभावना है आपके ख्याल से? सर कोटपुतली जिले में पर्यटन की संभावना है। सर पहला तो सांस्कृतिक रूप से अगर देखें अपन तो सर जो विराटनगर है कोटपुतली के पास, वो सर बौद्ध केंद्र के रूप में प्राचीन रूप से रहा है। सर वहाँ सम्राट अशोक का बाबरू अभिलेख था, तो बौद्धों की वहाँ से सांस्कृतिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सर हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो पांडवों ने वहाँ अज्ञातवास के समय पांडवों ने वहाँ समय बिताया था 1 साल का। सर वहाँ जैन मंदिर है और सर एक बार सम्राट अकबर सर वहाँ गए थे शिकार के लिए, तो उनके द्वारा एक वहाँ गेट बनवाया गया था। तो सर मुस्लिम संप्रदाय के भी वहाँ से तो सांस्कृतिक विराटनगर का हुआ सब, जी। और विराटनगर तो कह रहा है हमें कोटपुतली मिलना ही नहीं, हम तो जयपुर में रहना, बाकी कोटपुतली में क्या है? सर अभी विराटनगर द्वारा ऐसी पहले डिमांड की गई थी, लेकिन सर अभी वहाँ के लोग सहमत हैं, कुछ लोगों द्वारा ऐसा किया गया था। लेकिन सर अभी उन लोगों का मानना है कि हमारे पास है कोटपुतली जयपुर के बजाय, तो इसलिए। अभी अपन ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, जी सर। कब मनाया? सर 15 अगस्त को। हमारे साथ कुछ देशों ने और देशों में भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, वो कौन कौन देश थे? सर 5 ऐसे और देश हैं, लेकिन मेरे को सर उनका नाम जानना है। कोई बात नहीं, हमने ग्रुप में डाला है, ओके सर। जन कल्याण के ग्रुप में डाला है हमने। ओके अब सर। ओके सर। भारत की विदेशी मुद्रा और भारत की मुद्रा क्या है? सर भारतीय मुद्रा इंडियन नेशनल रूपी। तो ये रुपी जो है जी। और भी किसी देश की मुद्रा है क्या? सर रूपी मैं जहाँ तक मैं याद कर पाऊँ सर पाकिस्तान की मुद्रा है सर। बस, सर अभी मैं ये जान सकता हूँ। और किसी देश की मुद्रा नहीं है? सर और भी देशों की मुद्रा है, लेकिन मेरे को सर एग्जैक्ट जान नहीं है, आप मैं गैस कर सकता हूँ। नहीं, गैस करने की जरूरत नहीं है। गणेश जी का फोटो जी। एक देश के नोट पर छपा हुआ है, वो देश का नाम बताओ। सॉरी सर। ये थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? सर पता नहीं सर। तो राजस्थान की बात करें, जी सर। राजस्थान में लोक देवता बहुत सारे हैं। जी सर। लोक देवता से क्या तात्पर्य है? सर लोक देवता एक ऐसे महापुरुष थे प्राचीन समय में, जिनने कुछ ऐसे कार्य किए थे जो भगवान के समकक्ष उनको माना गया था। वो सर किसी लोकल समाज में या सब किसी विशेष क्षेत्रफल में उनकी उस मान्यता के कारण उनको एक तरीके से भगवान का दर्जा दिया गया, और उन्होंने सर तत्कालीन रूप में सामाजिक और धार्मिक सुधार के कार्य किए थे। तो सर लोक देवताओं के तो ऐसे लोक देवता राजस्थान में कौन कौन से? कोई प्रमुख 2-4 नाम बताओ। सर गोगा जी, तेजा जी, और सर देवनारायण जी, बाबू जी। ये जीआई टैग क्या है? जी सर। सर जीआई टैग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड प्रमोशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। इसमें किसी भी उत्पाद को वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके हिसाब से अगर कोई उत्पाद इम्पोर्टेंट है सर उसको जीआई टैग दिया जाता है। उसके होने से सर वहाँ का एक इकोनॉमी में सर विशेष महत्व बढ़ता है। राजस्थान में कितने उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है? सर राजस्थान में हाल ही में 5 को दिया गया है और 16 पहले से सर टोटल 21 है। 16, 5, 21। जी सर। तो 2-4 के नाम याद है आपको? जी सर। सर जोधपुरी बंदेज, जयपुर की ब्लू पोल्ट्री, और सर इसके अलावा उस्ता कला बीकानेर की, और सर पिछवाई कला नामद्वारा की, और सर उदयपुर की कोफ्तगिरी। अभी भारत सरकार ने एक एनिमल, मैं वर्ड एनिमल जान के यूज कर रहा हूँ, जी सर। को भी जीआई टैग दिया। कौन सा? सर एनिमल के बारे में मेरे को जानना है। राजस्थान का नहीं है, पड़ोसी राज्य का। बताओ। अभी अखबार में आया पैसे। सॉरी सर, मैंने एक पढ़ा। उन्होंने कहा कि 100 रुपए किलो वाला 5,000 रुपए किलो बिकेगा। खाने की चीज है, टेबल वर्ड है। अब बताओ। सर मैंने पढ़ा नहीं है। कड़कनाथ का नाम सुना है क्या? कड़कनाथ क्या है? सर मैंने नहीं।
एक कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं राजस्थान में। जी सर। कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? सर राजस्थान में जयपुर का परकोटा है सर, जयपुर परकोटे के अंदर जो सिटी है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरा सर राजस्थान के छह जो दुर्ग है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। जंतर मंतर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है सर। और सर गना पक्षी विहार भरतपुर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भरतपुर आपने नाम लिया, तो भरतपुर के किले को क्या कहते हैं? सर किले का पर नहीं पता हो किले के बारे में। तो जो पांच हेरिटेज फोर्ट्स बताए आपने, जी। वो कौन कौन से हैं? सर आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और सर एक शायद गागरोन का किला है वो सर। बाकी सही है, गागरोन किला और एक और। चलो कोई बात। जैसलमेर के किले को सोनार दुर्ग क्यों कहते हैं? सर जैसलमेर के किले को सर देखें तो सर वहाँ की जो सैंड है और वहाँ जो धूप पड़ती है उसके कारण सर उसका जो कलर है वो सर सोने के समान दिखाई देता है, इसलिए सर नहीं, सोनार दुर्ग तो बंगला का शब्द है। जी। तो स्वर्ण दुर्ग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। सर इसके बारे सोनार में दुर्ग कहते हैं उसको। जी। सोनार दुर्ग जो है वो बंगला भाषा का शब्द है। जी सर। कुछ रंजन जी कुछ ये जैसे आप एसडीएम लगेंगे तो गुड गवर्नेंस के लिए क्या करेंगे अपने उपखंड में? जी सर। सर सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। और सर इसका एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाऊंगा सर। मैं मेरे जो दफ्तर है उसको सर ऐसे लोगों तक एक्सेसिबल बनाऊंगा बहुत ज़्यादा सर। पहला तो ये करूंगा। तीसरा सर जो भी पेंडिंग फाइल्स हैं मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी कंप्लीट हो और सर राइट टेक्निज्म ना बढ़े और ना भ्रष्टाचार हो। इसके अलावा सर मैं कुछ सर ग्रामीण चौपाल हैं ऐसे माध्यम से लोगों के मध्य पहुंच बढ़ाऊंगा सर। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं? किस चीज़ से सबसे ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है? सर वुमेन एम्पावरमेंट से सर जो महिलाओं को भारतीय समाज में या सर पेट्रियार्कल सोसाइटी में कुछ कम अधिकार मिले हुए हैं वो सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक रूप से हैं सर। वीमेंस को प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ावा देना इस प्रकार से वो वुमेन एम्पावरमेंट है। क्या चीज़ ऐसी घर पे की जाए या सरकार के द्वारा की जाए जी। जिससे उनका सशक्तिकरण हो? क्या क्या किया जा सकता है सरकार के लेवल पे? सर सरकार के लेवल पर तो सर सरकार जो अभी आर्थिक रूप से सर योजनाएं चला रही है सर मुद्रा स्कीम से माध्यम से 17% लोग महिलाओं को दिया जा रहा है लोन सर, वो डेवलप हो। दूसरा सर सबसे इम्पोर्टेंट अभी बात यह है कि सर जैसे अपन पीरियोडिक लेबर सर्वे देखते हैं तो उसमें महिलाओं का योगदान सर पुरुषों की बजाय 1/4 है सर। महिलाओं को स्किल्ड किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे सर अगर उनका आर्थिक रूप से समृद्ध होगी तो प्रत्येक रूप में उनका प्रभाव बढ़ेगा। तीसरा सर मुझे एक महत्वपूर्ण कदम लगता है राजनीतिक रूप से सरकार का कि सर जो लेजिस्लेटिव है वो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो उनमें सर आरक्षण के माध्यम से उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए राजनीतिक रूप से। तो लॉ से और एजुकेशन से और वर्किंग वुमन कल्चर से, इन तीन से सबसे ज़्यादा होगा। जी सर। तभी जो कल्चर ऑफ साइलेंस है ना जी सर। वो टूटेगी, कल्चर ऑफ साइलेंस टूटेगी तभी वो एम्पावर होगी। जी सर मेरे और घर का भी सोशलाइजेशन प्रोसेस ऐसा हो जी सर कि जो छोटे मोटे घर के भी डिसीजन मेकिंग उसमें प्रोसेस सर महिलाओं का उनमें उनका पार्टिसिपेशन। और सर एक शुरू से सर अपब्रिंगिंग होती है तो सर उसमें लड़के और लड़की के अपब्रिंगिंग में फर्क लाना होगा सर। वहाँ से सर महिला क्या है खुद को ही शुरू से ऐसा इस काबिल नहीं मानती कि मैं कोई डिसीजन ले पाऊँ, तो घर में शुरू से वो ऐसा होता देखती है। एक सर उसको सबसे ज़्यादा बदलने की जरूरत है मेरे हिसाब से। जैसे जैसे अपना कंट्री अपनी स्टेट ये डेवलप होती जा रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, क्राइम रेट भी इंक्रीज होती जा रही है, जी तो हर स्टेट की प्रॉब्लम होगी। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कोई भी स्टेट में हो सब ये चिल्लाती है क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, ये बदलो सरकार बदलो। तो क्राइम को कैसे कंट्रोल करोगे आप? अगर आपकी सपोज डिप्टी एसपी आप पोस्ट होते हैं जी तो क्राइम कंट्रोल के लिए आपकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? सर क्राइम कंट्रोल के लिए सबसे पहले सर ये है सर एक तो संगठित क्राइम है। तो संगठित क्राइम के लिए राजस्थान सरकार ने अभी राको का कानून पास किया है सर। इसका अगर बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो तो सर ये संभव है। दूसरा सर ये देखा गया है कि वर्तमान में सर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी सर जो क्रिमिनल हैं ये फेसबुक पर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप की सर ऐसी छवि दिखाते हैं जिससे वो सर बच्चों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। और सर कुछ बच्चे जो एजुकेशन से नहीं जुड़े हुए हैं वो सर उनकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं सर। एक वहाँ रोकूंगा मैं सर। तीसरा मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे यहाँ सर जो भी FIR दर्ज हो उनका सर तुरंत निवारण हो। और सर एक कम समय में जो सर RNA CRPC में चेंज किया गया उसमें प्रोविजन है सर, कम समय में उसका मैं चालान पेश कर चुकी हूँ सर, वहाँ से मिटेगा। और सर तीसरा ये है कि सर मैं वहाँ के जो कम समय में चालान पेश करेंगे तो हो सकता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाए, क्योंकि क्राइम पुलिस की क्या क्या रूल समझते हो आप?
एज डिप्टी एसपी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी? केवल इन्वेस्टिगेशन रहेगा या क्राइम कंट्रोल रहेगा? सर दोनों रहेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्राइम कंट्रोल दोनों। सर तीसरा मैं ये कर सकता हूँ कि सर जो वहाँ की लोकल बॉडीज है सर, उनके साथ सरपंच है, उनके साथ सर सही सीधा संबंध बनाकर मैं ऐसी कोशिश करूँ सर ग्रामीण स्तर पर काउंसलिंग हो, और सर जो भी समाज के मौजूद लोग हैं उनको साथ लेकर किसी गांव में या किसी क्षेत्र में विशेष रूप से जैसे क्राइम बढ़ रहे हैं सर, वहाँ मैं उनको एक बार पर्सनली समझाऊँ और सर सभी लोगों से आह्वान करूँ कि आप चाहे मुझे सीधा फ़ोन करें। और सर तीसरा है कि मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि आप अपने बच्चों की मॉनिटरिंग सही तरीके से करते रहें, वो सोशल मीडिया में या अन्य ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित ना हो जिससे बाद में जाकर पता चले। और सर महिलाओं से संबंधित अपराध हैं उनके लिए सर मैं जो आशा बहन जी हैं इनसे सर मैं सीधा संपर्क करूंगा और कहूंगा कि कोई भी महिलाओं का इस समस्या है तो आप मुझ तक पहुंचाएं, अगर वो नहीं भी बता पा रही हैं तो सर यही। अच्छा, सरकार मोबाइल बांट रही है अभी, राजस्थान सरकार जी तो ये बांटना अच्छा है खराब है, क्या एनालिसिस है आपका ये मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन? सर इसमें मेरा ये मानना है कि सर मुख्य तौर पर तो महिलाओं को फायदा होगा मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि सर उससे इंटरनेट पेनिट्रेशन महिलाओं तक पूर्णतः ऐसे पहुंचेगा सर, और उनको योजनाओं की जानकारी होगी। और सर उसमें सर कुछ ऐसे सर ऐप भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं अगर उनके साथ कोई घरेलू हिंसा होती है या सर अन्य जैसे कोई कोई यौन शोषण की प्रवृत्ति उनको दिखती है तो सर वो उससे के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करा सके सर। लेकिन इसके मैं कुछ सर नुकसान भी देखता हूँ, जैसे सर ये 9th क्लास से पढ़ने वाले बच्चों को भी दिया जा रहा है सर, ऐसा नहीं हो कि उनका समय मोबाइल में ज़्यादा चला जाए, क्योंकि सर इसमें इंटरनेट भी फ्री अवेलेबल है। और सर 10th क्लास तक बच्चे में सर इतनी डेवलप नहीं होता है क्योंकि वो उसका अच्छे से यूज कर सके। और सर एक मैं ये देखता हूँ कि सर अधिक मोबाइल होने से एक जो सर ई वेस्ट की समस्या बढ़ेगी, क्योंकि सर 3 साल सर ये फ्री पैकेज जो पैक दिया है इंटरनेट का, उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि हर महिला उसको सर रिचार्ज करवाए समय पर, सर ई वेस्ट की समस्या बढ़ती है तो भी सर। ये मोबाइल तो अधिकतर हर गांव में हर परिवार में आजकल है जी मतलब पहले से ही जिनको दे रहे हैं घर में एक एडिशनल मोबाइल आ रहा है। जी सर। मोबाइल अभी हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी आप किसी भी लेवल पे देख लो, अपने घर में भी कोई काम करने वाले भाई है उसके पास नहीं भी है, है। बाइक या स्वीपर गया, सबके पास ही मोबाइल अवेलेबल है। लेकिन सर गांव में हम अभी भी देखते हैं सर, वो जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ सर मोबाइल महिलाओं के पास नहीं है सर, पुरुषों के पास तो लगभग है सर। इसके लिए मैं दूसरा ये भी कह रहा हूँ कि इसको सर हर महिला को जैसे दिया जा रहा है तो सर वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सर इससे टीवेट की समस्या जनरेट होगी सर। किसी के पास पहले से मोबाइल है उनको मोबाइल दिया जाएगा तो सर वो जनरेट होगा। इंडिया डिजीज फ्री बन सकता है क्या? सर डिजीज फ्री पूर्णतः अभी सर नहीं बन सकता, लेकिन सर अगर कोशिश करें तो इंडिया डिजीज फ्री बनाया जा सकता है आने वाले समय में, अभी सर कुछ टाइम लगेगा उसमें। लास्ट सवाल मैं पूछ लेता हूँ, जी कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिसेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कार्यकाल बढ़ा रही है, सीबीआई के डायरेक्टर का बढ़ा दिया गया, ईडी के डायरेक्टर का बढ़ा दिया गया, जी एक बार से ज़्यादा भी बढ़ा दिया गया। जी इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है, नेगेटिव आता है? सर मेरे हिसाब से इसके दोनों इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट सर गवर्नमेंट जो बता रही है अभी आगे में सर, एक तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसमें एक आया है कि गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ा सकती है, लेकिन सर मेरा मानना है कि अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो नया अध्यादेश के माध्यम से नया बढ़ाकर सर पहले कानून लाया जाना चाहिए। अभी सर गवर्नमेंट का तर्क है कि जो FATF की बैठक होनी है उसमें सर वर्तमान के जो ईडी के डायरेक्टर हैं वो सर अच्छे से बात का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, क्योंकि समय कम है उनके पास। लेकिन सर अपोजिशन द्वारा ये कहा जाता है कि या सर सामान्य जो लोग हैं उनके मन में भावना आती है कि ऐसे कार्यकाल एक ही व्यक्ति का बढ़ाए जाने से, सर कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि क्या एक ही व्यक्ति इतना योग्य है कि डिपार्टमेंट उसी चल सकता है सर, इसको नियम सर एक कानून लाकर बढ़ाया जा सकता है, उसमें सर कोई आपत्ति नहीं। और जूनियर जो उनके बनने वाले हैं डायरेक्टर्स, उन पे भी नेगेटिव जी सर वो भी इफेक्ट नहीं आता है? इसका इफेक्ट तो पूरा डाउन द लाइन पूरी चेन में आएगा। जी सर। एक व्यक्ति बहुत काबिल है पर उसका असर तो नीचे वाले 10 लोगों पर आएगा। जी सर। आपने अपनी हॉबी में, लास्ट क्वेश्चन है, हॉबी में बताया आपने सोशल मेडिकल काउंसलिंग, जी सर। क्या इस तरह क्या सर मेरी इस हॉबी के माध्यम से मैं जो सर मेरे गांव में और आसपास के लोगों को मैंने जोड़ रखा है सर, इसके माध्यम से जो व्यक्ति बीमार हैं या जिनको सर कोई ऐसी समस्या है जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेंटर पर ठीक नहीं हुई, तो उनको अगर जयपुर से संबंधित कोई एडमिट होना पड़ता है या कोई चिकित्सा के लाभ होना होता है सर, मैं उनकी मदद करता हूँ। जैसे सर कौन सी हॉस्पिटल में वो जा सकते हैं, कौन सी स्कीम है उनके पास और किस स्कीम में कौन सा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है सर, इसमें मैं ये 4-5 साल से सर ये मेरी हॉबी है। आपने कुछ अपना डेटाबेस बना रखा है इस तरह का? सर डेटाबेस नहीं बना रखा अभी सर, मेरे कुछ मित्र हैं वो IIT से पास आउट है CS में, तो सर मैंने उनको कहा है कि एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिसको सर सभी तक पहुंचा सके। लेकिन सर मेरी अभी स्टडी में बाध्यता होने के कारण सर मैंने टेलीग्राम पर ग्रुप बना रखा है अभी, जिसमें मेरी ग्राम पंचायत के और आसपास के लोग जुड़े हुए, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है
सर वहाँ किसी को समस्या होती है तो वो सर डाल देता है, और सर जब मेरा इवनिंग को टाइम रहता है फ्री तो सर मैं उसकी मदद करता हूँ। पर ऐसे तो टेंडेंसी रहती है कि गांव की लोग की बड़े शहर में जाके और बड़े अस्पताल में जाके दिखाना है, आम टेंडेंसी ऐसी कुछ। सर ये टेंडेंसी भी है, दूसरा सर ये है कि सर आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जो संक्रमित और गैर संक्रमित है। एज ए काउंसलर चूँकि आप बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग करना चाहते जी। हैं, तो जिस चीज़ की छोटी सी बीमारी का इलाज आजकल तो PHC और जी। CHC हर गांव में और कस्बे में है, जी तो जिस चीज़ का सॉल्यूशन 5-6 साल की पढ़ाई तो वो डॉक्टर भी करके आया। जी सर। आप ऐसा नहीं सर समझते? सर मैं फर्स्ट में उनको जो सेकेंडरी और टर्सरी सेंटर है वहीं भेजता हूँ, लेकिन सर अभी CHC में सभी जगह जो सभी डॉक्टर्स मेंशन है वो सर है नहीं, और सर जो जिला अस्पताल है सर वो भी वहाँ का इतना डेवलप नहीं हो पाता है जिनका सर कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह न्यूरोलॉजिस्ट। बेसिक मेडिकल MBBS डिग्री है तो रूटीन की बीमारियां तो ट्रीट करने के लिए सक्षम है। लेकिन सर मेरे पास अधिकतर वही मरीज आते हैं, मैं पहले उनको वहाँ दिखाने की सलाह देता हूँ, लेकिन सर किसी को अगर कुछ ऑपरेशन प्रोसीजर कराना है या सर कोई कार्डियो से रिलेटेड दिक्कत है या न्यूरो से रिलेटेड दिक्कत है, तो वो वहाँ इतना इफेक्टिव तरीके से नहीं सोल्व हो पाती सर उनको। तो अगर वहाँ का इंचार्ज डॉक्टर कहे कि अब यहाँ पर आपका नहीं हो पाएगा, आप बड़े शहर में या बड़े डॉक्टर को सुपर स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट जी। को दिखाओ, वो तो ठीक है। जी सर। ये आम लोगों में ऐसी धारणा किस तरह आप अगर SDM भी बनते हैं जी सर। तो आप किस तरह आप चेंज करेंगे या अपना प्रयास करेंगे? सर इसमें दो सर तरीके से देखता हूँ सर। एक तो कई सर कुछ लोगों में ये होता है कि बड़े शहर में जाऊँगा तो वहाँ अच्छा इलाज मिलेगा, लेकिन सर वो ऐसे लोग नहीं होते जिनको योजनाओं में लाभ लेना होता है, वो तो सर ऑलरेडी जो ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिक रूप से स्ट्रॉन्ग है। सर कई जो बीमारियां हैं वो जो उस सर से इस तरह पर सोल्व नहीं हो पाती सर, उसके लिए तो यहाँ आना जरूरी है मेरे हिसाब से। जैसे किसी का ऑपरेशन प्रोसीजर मान लीजिए सर हार्ट का ऑपरेट है सर, वो जयपुर में होना ज़्यादा सही है, वहाँ सर अभी इतना डेवलप नहीं है, कैथ लैब वगैरह है नहीं सर अभी। और सर दूसरा मैं कई सर बार सर डॉक्टर्स भी क्या है कि सरकारी जो डॉक्टर हैं वो भी सर अपने से कि यहाँ अपने वहाँ सर ऐसे कहते हैं कि ऐसे यहाँ सुविधाएं पूरी नहीं है, तो सर वो मैं रोकूंगा। मैं डॉक्टरों को भी कहूँगा कि आप ऐसे मरीजों को ना भेजें, वो जो जेन्युइन मरीज है उसकी एक समरी बनाकर भेजें आप, जिससे उसको भटकना नहीं पड़े पहले, उसका शुरू से ट्रीटमेंट चालू नहीं हो, आप पहले जो आपने ट्रीटमेंट दिया है आपने उसको एक बार कंप्लीट समरी के माध्यम से वहाँ भेजें, इससे जो जयपुर में पेशेंट आ रहा है तो उसका उसके नेक्स्ट चरण पर जो इलाज हो। चलो अच्छा है, दो बातें छोटी आप हो गया सर? बहुत अच्छे थे, बहुत वेरी वेल, हाँ, बहुत अच्छे, खूब अच्छे। वेरी गुड। आपकी डेट क्या है इंटरव्यू की?